हेलो फ्रेंड्स, आज हम अधिगम के सिद्धांत एवं नियम के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो यूपी टेट में आ चुके हैं। उससे पहले हम अधिगम के सिद्धांत एवं नियम के कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत एवं इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। अधिगम शिक्षा के सभी स्वरूपों में केंद्र बिंदु माना जाता है। अधिगम एवं अधिगमकर्ता को ही केंद्र में रखकर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रियाओं का संचालन किया जाता है। अधिगम के सिद्धांत को मुख्यतः दो रूप में वर्गीकृत किया गया है: व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत, ज्ञानात्मक व क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांतों में थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर आदि के सिद्धांत आते हैं, जबकि ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांतों में वर्देमीर, कोहलर, लेनिन, पियाजे आदि के सिद्धांत प्रमुख हैं। कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार हैं: थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत इत्यादि नामों से जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत से संबंधित प्रयोग एक बिल्ली पर किया। उसने एक भूखी बिल्ली को एक विशेष प्रकार के संदूक में बंद कर दिया। इस संदूक का दरवाजा एक खटके अथवा चटकनी के दबने से खुलता था। संदूक के बाहर मछली का एक टुकड़ा इस प्रकार रखा कि अंदर से बिल्ली को स्पष्ट दिखाई पड़ता रहे। भूखी बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा एक उद्दीपन का कार्य करता था। उस टुकड़े को देख के संदूक में बंद बिल्ली ने अनुक्रिया प्रारंभ कर दी। बिल्ली ने बाहर निकलने के कई प्रयत्न किए। काफ़ी देर तक बिल्ली संदूक के अंदर ही उछलती कूदती रही तथा उसने अनेक अनुक्रियाएं प्रयत्न एवं भूल के आधार पर की। एक बार संयोगवश बिल्ली का पंजा संदूक के दरवाजे पर पड़ा और वह खुल गया। बिल्ली ने बाहर रखा हुआ मछली का टुकड़ा खा लिया। थॉर्नडाइक ने उपरोक्त प्रयोग को दोहराया। उसने उसी बिल्ली को भूखा रखकर उसी संदूक में बंद कर दिया। बिल्ली ने फिर से पहले जैसी अनुक्रिया प्रारंभ की और संयोगवश उसका पंजा फिर संदूक के दरवाजे पर पड़ा और वह बाहर निकल के मछली का टुकड़ा पाने में कामयाब हो गई। इसी प्रकार थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को कई बार दोहराया। जैसे जैसे प्रयोग की संख्या बढ़ती गई वैसे ही बिल्ली कम प्रयास एवं कम भूल करती हुई बाहर निकलती रही। बिल्ली की गलत अनुक्रियाओं में कमी होती रही। अंत में एक समय ऐसा आया कि बिल्ली बिना कोई भूल किए संदूक का दरवाजा खोलना सीख गई। उपरोक्त प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस प्रक्रिया में उद्दीपक की भी प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपक व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में वर्णन किया कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जिसके करने के बाद विद्यार्थियों को पुनर्बलन मिलता है। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर बच्चों को स्वयं के प्रयत्न से सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए, क्योंकि स्वयं के प्रयत्न से सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल अधिक स्थायी होता है। अनुकरण सीखने की स्वाभाविक विधि है और इस विधि में बच्चे प्राय प्रयत्न एवं भूल द्वारा ही सीखते हैं। यह सिद्धांत प्रयत्न पर बहुत अधिक बल देता है, साथ ही असफल होने पर उन्हें बार बार प्रयत्नशील होने के लिए प्रेरित करता है। पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। पावलोव द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया होती है और सही अर्थों में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है वह सीखना अर्थात अधिगम है। पावलोव का प्रयोग। पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते को भूखा रख कर उसे प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया। उसने उस कुत्ते की लार ग्रंथियों
का ऑपरेशन कर दिया, जिससे कि उसकी लार की बूंदों को परखनली में एकत्रित कर लार की मात्रा मापी जा सके। उसने स्वतः चलित यांत्रिक उपकरणों की सहायता से कुत्ते को भोजन देने की व्यवस्था की। घंटी बजने के साथ ही कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत हो जाता। भोजन को देख कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक था। इस लार को पाइप से जुड़े एक परख नली में एकत्रित कर लिया जाता था। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया और एकत्रित लार की मात्रा को माप लिया जाता रहा। प्रयोग के आखिरी चरण में भोजन ना देकर केवल घंटी की व्यवस्था में भी कुत्ते के मुंह में लार टपकी, जिसकी मात्रा का मापन किया गया। इस प्रयोग के द्वारा यह देखने को मिला कि भोजन सामग्री जैसी प्राकृतिक उद्दीपन के अभाव में भी घंटी बजने जैसे कृत्रिम उद्दीपन के प्रभाव से कुत्ते ने लार टपकाने जैसी स्वाभाविक अनुक्रिया व्यक्त की। कुत्ते ने यह सीखा कि जब घंटी बजती है तब खाना मिलता है। सीखने के इसी प्रभाव के कारण घंटी बजने पर उसके मुंह में लार निकलना प्रारंभ हो गई। इस स्थिति को पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपक का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व। यह सिद्धांत सीखने में क्रिया, अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। यह सिद्धांत विषयों के शिक्षण में शिक्षण साधनों के प्रयोग और अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग पर बल देता है। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदत में प्रतिस्थापित किया जा सकता है और भय एवं अनेक मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है। इस सिद्धांत द्वारा बच्चों का समाजीकरण आसानी से किया जा सकता है। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर ने अधिगम के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। सक्रिय अनुबंधन से अभिप्राय एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित पुनर्बलन द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप से जल्दी पुनरावृत्ति होती रहती है। सीखने वाला अंत में सिखाने वाले की इच्छा के अनुसार व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है। इस सिद्धांत के साधनात्मक अनुबंध या क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर ने अपने अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु सन 1930 में सफ़ेद चूहों का एक प्रयोग किया, जिसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार का बॉक्स दिया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स में एक छोटा सा मार्ग था जिसमें एक लीवर लगा हुआ था जिसका संबंध एक प्याली से था। इस लीवर को दबाने से खट की आवाज़ होती थी तथा उस प्याली में खाने का एक टुकड़ा आ जाता था। चूहा जब इस बॉक्स में उस मार्ग को छोड़कर जाता तो लीवर पर उसका पैर पड़ने से खट की आवाज़ होती और वह आवाज़ को सुनकर उसकी ओर बढ़ता था, जिससे अंदर रखी प्याली में उस खाने का टुकड़ा मिल जाता। वह खाना उस चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता था तथा इस बॉक्स में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि उसमें अन्य किसी प्रकार का शोर नहीं होता। इस क्रिया को बार बार दोहराया गया। खाना चूहे की लीवर दबाने की क्रिया को बल प्रदान करता था। इस क्रिया में चूहा भूखा होने के कारण अधिक सक्रिय रहता था। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन का शैक्षणिक महत्व। स्किनर के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे पदों में बांटने पर बल दिया जाता है, जिससे अधिगम शीघ्र एवं प्रभावकारी हो जाता है। छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप एवं दिशा प्रदान करने के लिए यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। यह सिद्धांत बताता है कि यदि छात्रों को उनके प्रयास के परिणाम का ज्ञान करा दिया जाए तो विद्यार्थी अपने कार्य में अधिक उन्नति कर सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग अभिक्रमित अधिगम के लिए किया जाता है। सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का अत्यधिक महत्व है। पुनर्बलन के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे दंड, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान इत्यादि। कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। इन मनोवैज्ञानिकों में कोहलर, कोफका और लेनिन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक आकृति को पूर्णता या समग्रता के रूप में लेना। गेस्टाल्ट सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कोहलर ने एक प्रयोग किया। कोहलर ने एक कमरे में सुल्तान नामक एक भूखे चिंपैंजी को बंद कर दिया तथा उसने कमरे की छत में कुछ केले टांग दिए जो उस भूखे चिंपैंजी की पहुंच से बाहर थे। कोहलर ने कमरे में 3-4 खाली बक्से
भी डाल दिए। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी चिंपैंजी केलों को प्राप्त करने में असफल रहा। तभी उसकी नज़र बक्सों पर पड़ी तथा उसने बक्सों को एक के ऊपर एक रखते हुए केलों को प्राप्त कर लिया। एक अन्य प्रयोग में उसने कमरे में बक्से की जगह 3-4 छड़ियाँ रखीं। चिंपैंजी इस बार भी छड़ियों को आपस में जोड़कर केलों को प्राप्त करने में सफल रहा। अतः बार बार प्रयोगों को दोहराने के क्रम में उसने पाया कि प्रत्येक बार चिंपैंजी अपनी कोशिशों में सफल रहा। उपरोक्त प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि चिंपैंजी ने परिस्थितियों का अपने समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण किया। परिस्थितियों में उपलब्ध सामग्री तथा समस्या के हर पहलू का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण कर उचित संबंध स्थापित करने की चेष्टा की। अंत में समस्याओं और उससे संबंधित पहलुओं को तुरंत ही समझकर उसका हल उनके मस्तिष्क में अचानक ही कौंध गया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता। जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाए। बालकों के बौद्धिक विकास हेतु उनकी अंतर्दृष्टि अथवा सूझबूझ बहुत सहायक होते हैं। इसलिए इस विधि के द्वारा अधिक से अधिक कार्यों को करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। पाठ्यक्रम के निर्माण में सूझबूझ अथवा अंतर्दृष्टि प्रक्रिया को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों को एकत्रित किया जाता है। यदि सीखने में होने वाले लाभों का पहले से पता चल जाए तो बालक अपनी बुद्धि एवं सूझबूझ का भरपूर प्रयोग करेगा। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का नाम दिया जाता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह समावेशन कहलाती है। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधित योग्यताएं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वो बुद्धिमान बनता चला जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। संवेदी, प्रेरक अवस्था, अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण पर आधारित होती है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है जिनके नाम एवं विशेषताएं इस प्रकार हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति आँख, कान एवं नाक से सोचता है। जिन वस्तुओं को प्रत्यक्षता देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्य द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने में योग्य हो जाता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण विकास होता है। स्थायित्व के गुण का विकास होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उनका चिंतन
अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई और भार, अंक आदि प्रत्ययों का चिंतन करने लगता है। भाषा का पूर्ण विकास। बालक किसी पूर्व और उसके अंश से संबंधित तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता और संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक क्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर लेता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों को निर्माण कर सकता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान के अंतर्गत होता रहता है। अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर उसे शिक्षित करने के हेतु योजना बनानी चाहिए। तार्किक क्षमता के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, अतः शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वर्ग में समान रुचि के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर उनमें विचार विनिमय के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देना चाहिए। बच्चों को गलती करने तथा उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है। नवीन दृष्टिकोण मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। यह प्रतियोगिता नवीन सोच एवं नवीन विचारों को जन्म देती है। लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की 1896 से 1934 सोवियत रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा प्रतिपादित इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। समाज में उसके लिए जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसका विकास भी वैसा ही होगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत निर्माणवाद पर आधारित एक सिद्धांत है जो बालक को अपने वास्तविक विकास के स्तर से अलग संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश करता है। इन दोनों स्तरों के बीच के स्तर को वाइगोत्स्की ने निकट विकास का सिद्धांत कहा। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा चिंतन को महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना है। छोटे बच्चों द्वारा भाषा का प्रयोग केवल सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता, अपितु अपने व्यवहार को नियोजित निर्देशित करने के लिए भी किया जाता है। बच्चों में भाषा और चिंतन दोनों ही पहले स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और बाद में आपस में मिल जाते हैं। उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक है। बालक का संज्ञानात्मक विकास अधिगम के द्वारा ही संभव है। बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या एक अकेले अमूर्त सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है। बालक का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण के आधार पर होता है। निकट विकास का क्षेत्र ZPD मानसिक कार्यों पर आधारित है जो वास्तविक क्षमता स्तर और कार्यकारी क्षमता स्तर के मध्य अंतर से संबंधित है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व। शिक्षकों को बच्चे जिस स्तर पर स्वयं सीख सकें उस स्तर तक उन्हें स्वयं सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। शिक्षकों को सिखाने के लिए आवश्यक सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों को सीखने में, चिंतन करने और निर्णय निकालने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अधिगम के नियम एवं अधिगम में उनका महत्व। थॉर्नडाइक ने 1920 में सीखने के जिन नियमों की व्याख्या की वे आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं तथा शिक्षक उन नियमों को कक्षा में प्रयोग करके अपने अध्यापन को अधिक सार्थक एवं फलीभूत बनाने में समर्थ हुए हैं। अधिगम के नियम एवं अधिगम में उनका महत्व।
थॉर्नडाइक ने वर्ष 1920 में सीखने के जिन नियमों की व्याख्या की थी वे आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तथा शिक्षक उन नियमों को कक्षा में प्रयोग करके अपने अध्यापन को अधिक सार्थक एवं फलीभूत बनाने में समर्थ हुए हैं। सीखने के इन नियमों को दो भागों में बांटा जा सकता है, सीखने के मुख्य नियम और सीखने के सहायक या गौण नियम। इन दोनों नियमों के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने कई नियमों का वर्णन किया है। सीखने के मुख्य नियम एवं महत्व। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियमों की चर्चा की है: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। इन तीनों नियमों एवं इनकी शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित है। तत्परता का नियम। तत्परता के नियम के बारे में थॉर्नडाइक ने कहा, जब कोई व्यक्ति एक अनुक्रिया के लिए तैयार होता है तो उसके लिए परिणाम संतोषजनक होता है, परंतु जब कोई बालक अनुक्रिया के लिए तत्पर नहीं होता है तब उसके लिए अनुक्रिया की जाने वाली होती है। जब कोई बालक एक कार्य के लिए तैयार है तो उसके लिए अनुक्रिया करना भी खींच उत्पन्न करने वाला होता है। तत्परता के नियम का संबंध प्रभाव और अभ्यास से संबंधित है। जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने के लिए तैयार होता है तभी वह किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। इस नियम को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है: नर्सरी कक्षा में बच्चों को पुस्तक पढ़ाना या अक्षर ज्ञान देना इसलिए कठिन होता है कि वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि वे पुस्तक पढ़ सके। इसी प्रकार 6 माह के शिशु को चलना इसलिए नहीं सिखाया जाता क्योंकि वह शारीरिक रूप से चलने के हेतु सक्षम नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि तत्परता के नियम का आधार परिपक्वता है। तत्परता का नियम एवं कक्षा। अध्यापक नवीन ज्ञान देने से पूर्व बालकों को मानसिक रूप से तैयार करें। अध्यापक को नया ज्ञान देने से पूर्व यह देखना चाहिए कि बच्चे अपेक्षित क्रिया के लिए तैयार हैं या नहीं। अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों की रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता, उपलब्धि आदि का परीक्षण कर ले। प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने प्रभाव के नियम की व्याख्या इस प्रकार की: जब एक स्थिति और अनुक्रिया के मध्य एक परिवर्तनीय संयोग बनता है तथा उनके साथ ही या उनके परिणाम स्वरूप संतोषजनक अवस्था पैदा होती है तो उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है। अब इस संयोग के साथ यह उसके बाद सिखाने वाली अवस्था पैदा होती है तो उसकी शक्ति घट जाती है। थॉर्नडाइक का मानना था, जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वह बार बार करता है, जिन कार्यों में असंतोष मिलता है उसे वह नहीं करना चाहता है। थॉर्नडाइक ने चूहों पर प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने एक भूल भुलैया बनाई, उसमें भोजन रख दिया, चूहों को उसमें छोड़ दिया गया। भोजन प्राप्त करने के लिए चूहे प्रयत्न करते रहे। जब जब उनको भूल भुलैया में भोजन मिला तब तक चूहों ने प्रयत्न किया। जब तक भोजन नहीं मिला उन्होंने असंतोष का अनुभव किया तथा क्रिया में शिथिलता बरती। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब किसी संयोग पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है तो उसे पृष्ठपोषण प्रभाव कहा जाता है। प्रभाव का नियम एवं कक्षा। अध्यापक को छात्रों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब तक अध्यापक छात्रों को प्रेरणा नहीं देंगे तब तक बालक सीखी जाने वाली क्रिया के लिए तत्पर नहीं होंगे। बालक को चाहिए कि वह जो भी क्रिया विद्यालय में कराए वह छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। अध्यापक को विद्यालय में ऐसी विधियाँ अपनानी चाहिए जिससे छात्रों में संतोषप्रद अनुभव प्राप्त हो। अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम की व्याख्या थॉर्नडाइक ने इस प्रकार की है: जब परिवर्तनीय संयोग एक स्थिति और अनुक्रिया के बीच बनता है तो अन्य सब बातें समान होने पर भी उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है। जब कुछ समय तथा स्थिति और अनुरूप के बीच अनुक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय संयोग नहीं बनता तो उस संयोग की शक्ति घट जाती है। अर्थात जिस कार्य को हम बार बार करते हैं उसके चिन्ह मस्तिष्क में दृढ़ हो जाते हैं। इस नियम के अंतर्गत 2 उपनियम हैं: उपयोग का नियम, अनुप्रयोग के नियम। उपयोग का नियम इस बात पर बल देता है कि मनुष्य उसी कार्य को बार बार करता है जिसकी वह उपयोगिता समझता है। अनुप्रयोग का नियम के अंतर्गत अन्य बात समान रहने पर भी यदि क्रिया अनुपयोगी है तो संयोगी निर्धारण में वह क्षीण हो जाती है। अभ्यास का नियम एवं कक्षा। अध्यापक को चाहिए कि जो भी वह पढ़ाए उसका मौखिक अभ्यास अवश्य कराए। पढ़ाए गए पाठों को समय समय पर पुनर्अभ्यास अवश्य होना चाहिए। वाद विवाद कराया जाए जिससे बालक अपने सीखे गए पाठ को प्रस्तुत करते हैं तथा सहपाठी से सीखते हैं। सीखने के सहायक नियम एवं महत्व। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 5 सहायक नियम का वर्णन भी किया है। इन्होंने सहायक नियम इसलिए कहा है क्योंकि ये उपरोक्त तीनों नियमों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। ये 5 सहायक नियम निम्नलिखित हैं। बहुअनुक्रिया का नियम। यह नियम बताता है कि किसी भी कार्य को सीखने की परिस्थिति में व्यक्ति अनेक अनुक्रियाएं करता है। इससे कुछ अनुक्रियाएं जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं है उन्हें व्यक्ति भूल जाता है
तथा वे अनुक्रियाएं जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती हैं उन्हें वह सीख लेता है। इस नियम को शैक्षिक उपयोगिता यह बताती है कि छात्र को कक्षा में किसी खोज को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे बालक अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करेंगे। इससे उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां होंगी। इन अनुभूतियों में उन्हें सीखने में सहायता मिलेगी। मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। यह नियम बताता है कि शिक्षण की प्रक्रिया बहुत सीमा तक व्यक्ति की मानसिक वृत्ति एवं मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। मानसिक वृत्ति से तात्पर्य किसी कार्य को करने की तत्परता से है। मानसिक वृत्ति और मनोवृत्ति से सिर्फ यही नहीं पता चलता कि व्यक्ति क्या करेगा, बल्कि यह भी पता चलता है कि वह किस कार्य से संतुष्ट है। इस नियम की शैक्षिक उपयोगिता यह है कि शिक्षक को चाहिए कि वे कक्षा के वातावरण में इस योग्य बनाएं कि बालक शिक्षण के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति विकसित कर सके तथा वह बिना किसी प्रकार के सांवेगिक तनाव के शिक्षण कार्य में अभिरुचि दिखा सके। तत्व प्रबलता। इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में सुसंगत और असुसंगत दोनों तरह के तत्व होते हैं, जिसकी प्रबलता या सार्थकता अलग अलग होती है। छात्र सुसंगत तत्वों को अलग कर देते हैं क्योंकि इनकी सार्थकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस नियम की शैक्षिक उपयोगिता यह है कि शिक्षकों को चाहिए कि कक्षा में अध्यापन करने से पहले विषय को उचित प्रकार सुसज्जित कर लें तथा उससे संबंधित अधिक महत्वपूर्ण तथ्य वे शिक्षार्थियों को पहले से ही बता सकें और तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण तथ्यों को बाद में बताएं। ऐसा करने से शिक्षार्थी विषय की प्रबलता को समझ पाएंगे तथा उन्हें उचित प्रकार से ग्रहण कर पाएंगे। अनुरूपता अथवा सदृशता के नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रिया करता है जो उसके पूर्व अनुभव या पहली सीखी गई अनुक्रिया के सदृश होती है। इस नई परिस्थिति में पहले सीखी गई परिस्थिति से कितना हस्तांतरण होगा इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों परिस्थितियों में समान तत्वों की संख्या कितनी है। संख्या जितनी अधिक होगी स्थानांतरण उतना ही अधिक होगा। इसे हस्तांतरण या सामान्य तत्व सिद्धांत भी कहा जाता है। इस नियम को शिक्षक कक्षा में मूलतः दो प्रकार से उपयोग करते हैं। पहला, वे जब भी कोई नया पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं उनकी सार्थकता पहले बताए हुए तत्वों के रूप में करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, शिक्षक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ वर्तमान घटनाओं का संबंध जोड़ते हैं ताकि छात्र वर्तमान घटना को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझ सके। साहचर्य स्थानांतरण का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तनों के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार शैक्षिक उपयोगिता बताते हुए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि शिक्षकों को चाहिए कि वे कक्षा में छात्र में अच्छी आदतों एवं स्वास्थ्यकर अभिरुचि उत्पन्न करें ताकि बाद में छात्र अन्य परिस्थितियों में इन आदतों एवं अभिरुचियों का लाभ उठा सके। अभ्यास प्रश्न के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के नियम नहीं है? तो ऑप्शन है, पहला तत्परता का नियम, दूसरा तनाव का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम, चौथा अभ्यास का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, तनाव का नियम। सीखने के 3 नियम बताए गए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत किसने दिए? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? 4 सिद्धांत दिए हुए हैं, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है। सीखने के संबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने जो है वो कुत्ते पे प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, शारीरिक गठन एवं शक्ल सूरत, रचनात्मकता एवं मौलिकता, थर्ड है समायोजन और बुद्धि, और फोर्थ है चिंतन और कल्पना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चिंतन एवं कल्पना। थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व चिंतन और कल्पना के वर्गीकरण पर
आधारित है। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसमें जो सर्वोत्तम कथन है वह है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्न में से किसने कहा? तो ये कथन है वुडवर्थ का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत संबंधित है तत्परता के नियम से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो इसमें है स्कूल का जो बस्ता होता है उससे शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये तीनों ही कारक हैं, अनुकरण, प्रतियोगिता और प्रशंसा और निंदा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रतियोगिता और प्रशंसा एवं निंदा। नेक्स्ट है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? तो सीखना कहा जाता है। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो उससे बातचीत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।